मैं डॉक्टर मोनिका हूँ और केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जाटपाली में ला विभाग में प्राध्यापिका हूँ। आज मैं तीसरे दिन इस धरने पर बैठी हूँ और जब पिछले 2 से ज़्यादा साल से इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कॉन्टिन्यूअसली मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, हरास इस लेवल पे किया जा रहा है कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी एज अ फीमेल आइडेंटिटी खत्म होने को है। अब मैं उस कगार पे पहुंच चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने जो शिक्षा देकर, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, LLB LLM में गोल्ड मेडलिस्ट मैं रही हूँ, शायद वो शिक्षा ही खराब है। अगर एक महिला होने के नाते अपने हक के लिए अपनी डिग्निटी भी मैं नहीं बचा सकती, तो मैं अपनी महिला स्टूडेंट्स को और मेरे बच्चों को मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं ये सोचने पर विवश हूँ। मैं जिस दफ्तर के बाहर बैठी हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेड और डीन का दफ्तर है और इस दफ्तर में 3.5 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तो अभी हुए भी नहीं हैं, मैं पूरे समय, पूरी मेरी हेड की टर्म में अभी 1 महीना बाकी है, मैंने यहाँ पर एज ए हेड पूरी शिद्दत के साथ कार्य किया। और उससे पहले एक टीचर होने के नाते, और वो भी कानून की प्राध्यापिका होने के नाते, मैंने यहाँ अपने विद्यार्थियों को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाया है। उन्हें हर रोज़ मैंने यहाँ पर आर्टिकल 14 पढ़ाया है, उन्हें मैंने रूल ऑफ लॉ पढ़ाया है, उन्हें मैंने ये बताया है कि हमारा देश एक जनतांत्रिक देश है जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी प्रोटेक्शन ही इस देश का ध्येय है। और सबसे ऊपर संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 पढ़ाया है, जो खास तौर पर स्पेसिफिकली हमारे देश की महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेरी बच्चियों को मैंने ये इंश्योर किया है कि इस संविधान में लिखे जो सुनहरे शब्द हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर स्पेसिफिकली पोश एक्ट भी बनाया गया है, जिसका ध्येय यही है कि कार्य क्षेत्र पर किसी प्रकार की किसी महिला से कोई प्रताड़ना ना हो। अपने इस पढ़ाने और इस कमिटमेंट का मैं जो है फल भुगत रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस विश्वविद्यालय के वीसी साहब को, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को, ना तो एक कमिटेड टीचर चाहिए, ना ही उनको ऐसी हेड चाहिए और ना ही ऐसी डीन चाहिए जो उनके कार्यों में यदि आर्बिट्रेरीनेस है, अगर अपॉइंटमेंट्स वो गलत ढंग से कर रहे हैं, ऐसे बिना पैनल को एक साइड रखकर अगर वो आउट ऑफ द पैनल चीजें कर रहे हैं जिन्हें डिस्क्रिशन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, मिस यूज ऑफ द पावर करना है, और वो चाहते हैं कि इन द कैपेसिटी ऑफ डीन जहां जहां हूं मैं रबर स्टैंप की तरह काम करूं, तो सॉरी टू से मुझे मेरे माँ बाप ने ये चीजें नहीं सिखाई हैं। मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से, मेरा पूरा परिवार है, मेरे पीछे माता पिता सोशल वर्कर हैं, समाज सुधारक रहे हैं। मैं उस दादी की पोती हूँ जो एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, सरला चोपड़ा जी, उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जिन्होंने इस संस्थाओं के लिए समाज सेवा में और ये ब्रॉटअप मेरा किया है। लेकिन मुझे यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा लगा कि कानून पढ़ाना और उसको सही ढंग से कार्यान्वित करने में इतना फर्क है कि एक फीमेल हेड होने के नाते मेरी इस लेवल पे प्रताड़ना सिर्फ इस बात के लिए होगी कि गलत अपॉइंटमेंट्स में मैं स्टैंप्स नहीं लगा रही, गलत कार्यों को बड़ी विनम्रता के साथ गलत कहने का मादा रखती हूँ, और इसका भुगतान लगातार मैं झेल रही हूँ। इस लेवल पे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से मुझे प्रताड़ित किया गया। मेरे ही डिपार्टमेंट में प्रदीप नारवाल हैं, प्राध्यापक हैं ला विभाग में, जिनको उपहार के रूप में बहुत कुछ वीसी साहब दे चुके हैं, जिसमें सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, और सुनने में आया है कि वो एसोसिएट प्रोफेसर भी बना दिए गए हैं। मेरे पास आज तक हेड और डीन की कैपेसिटी में मैं जब तक रही, इन तीनों प्रमोशंस में से कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये उपहार उनको दिए गए हैं क्योंकि उन्हें लीगल सेल का इंचार्ज बनाया गया है। वो कुलपति महोदय डॉक्टर टंकेश्वर कुमार के लीगल एक्सपर्ट हैं जो उन्हें हर लीगल मैटर में गाइड करते हैं, और
इस चीज के लिए उन्हें 3 उपहार दिए गए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि डॉक्टर प्रदीप नारवाल इस संस्था में कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी पे प्योर टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पे इन्होंने काम किया है। वो ये चाहते थे कि उनका ये टेम्परेरी वाला एक्सपीरियंस काउंट होकर उनको बड़े बड़े पदोन्नति दिए जाएं, जबकि ये हमारी यूजीसी नॉर्म्स के टोटली अगेंस्ट है, हमारे यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस के ये अगेंस्ट है। लेकिन वीसी साहब को ना तो कानून की चिंता थी, ना उन्हें यूजीसी नॉर्म्स की चिंता है, और आज तक किसी विश्वविद्यालय में इस तरह के एक्सपीरियंसेस शायद ही काउंट किए गए हों। जो पर्सन फिक्स पे है, जो कंसोलिडेटेड ले रहा है, उसके एक्सपीरियंस को यूजीसी नॉर्म्स को ताक पे रखकर उनको यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स ऑर्डिनेंस को कुछ नहीं समझा जाता और उन्हें सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, इस लेवल के प्रमोशंस दिए गए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं, और क्योंकि मैं हेड और डीन की चेयर पर बैठी थी, वो फाइल्स मेरे पास कभी नहीं भेजी गई। हमारा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस क्लियरली कहता है कि अगर किसी भी विभाग में प्रमोशंस होने हैं तो उन प्रमोशंस की फाइल्स, उनकी एसएआर और उनकी सारी कैश एनहेंसमेंट स्कीम में जिस तरह के प्रमोशंस हैं वो सभी फाइल्स विभागाध्यक्ष और डीन के थ्रू होकर जाती हैं। उनकी रिपोर्टिंग ऑफिसर भी मैं हूं, रिकमेंडिंग ऑफिसर भी मैं हूं, लेकिन इनमें से किसी नियम को प्रदीप नारवाल जी के लिए आज तक कभी फॉलो नहीं किया गया। जब मैंने ये ऑब्जेक्शंस उठाया कि भाई ये फाइल्स तो मेरे थ्रू गई ही नहीं, तो कैसे इनको स्केल्स दिए गए, और इनके पीछे आज से 1.5-2 साल पहले वीसी साहब ने यहां तक जुर्रत की कि यूनिवर्सिटी का ट्रांसिट ऑफिस गुरुग्राम में बनाया गया है। वहां पर प्रदीप नारवाल जी और डीपीएस पुनिया जी, जो मेरे साथ डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए थे, मेरे से जूनियर हैं, मुझे बिना बताए इन दोनों प्राध्यापकों के इंटरव्यूज फिक्स कर दिए जाते हैं। जब मुझे पता चलता है और गुरुग्राम ट्रांसिट ऑफिस में मैं वहां जाती हूँ, मुझे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है, मेरे साथ मैन हैंडलिंग तक की नौबत आती है, मुझे पकड़ा जाता है। मैं जब अचानक वहां आती हूँ और जैसे ही वहां का दरवाजा खोला जाता है, पूरा का पूरा वहां पर पैनल बैठा है, वीसी साहब उसे चेयर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सीनियर प्रोफेसर उसे चेयर कर रही हैं, इस यूनिवर्सिटी के वो सीनियर प्रोफेसर्स कि जो कभी भी यहाँ एग्जैक्टली रूल्स और ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से प्रोफेसरशिप नहीं ले सकते, उन सबको इस तरह के बेनिफिट्स दिए हुए हैं और उन्हें यूज किया गया। वो सभी प्राध्यापक वहां उस पैनल के सदस्य थे। जब वहां जाकर मैंने वीसी साहब से पूछा कि वीसी साहब, ये तो मेरे से जूनियर हैं पुनिया जी, इनका आज इंटरव्यू फिक्स हो गया, मेरा क्यों नहीं फिक्स हुआ? तो मुझे वीसी साहब कह रहे हैं कि आप कौन हैं? मुझे वो जानते ही नहीं है कि मैं उन्हीं के विश्वविद्यालय में यहाँ लॉ की प्रोफेसर हूं और हेड और डीन इस डिपार्टमेंट की हूं। मैंने उनसे जब ये पूछा कि वीसी साहब आप ये मुझे बताएं कि पुनिया जी और प्रदीप नारवाल जी, इनकी कोई फाइल्स मेरे थ्रू क्यों नहीं गई? तो वीसी साहब ने कहा जी ये तो प्री स्क्रूटनी है। तो वीसी साहब से कहा गया कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस में तो कोई प्री स्क्रूटनी नाम का शब्द ही नहीं है, तो ये क्या प्रोसीजर का हिस्सा था? और अगर ऐसा ही था तो ये प्री स्क्रूटनी यूनिवर्सिटी कैंपस में क्यों नहीं हुई? उसके लिए ट्रांसिट ऑफिस चुना गया, क्योंकि यहाँ जिस तरह के, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी हरासमेंट की शुरुआत का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वीसी साहब इसका, हाँ जी, इसका यही मामला है कि ये वही प्रदीप नारवाल हैं जिनको चुपचाप, उस समय वीसी साहब घबरा गए, पूरा पैनल इनका पिछले दरवाजे से भाग गया। ये 6-7-8 महीने तक भय में रहे, इन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद कहीं और से प्रोफेसर्स को बुलाकर स्क्रूटनी करा के इनको चुपचाप बिना किसी को पता लगे ये प्रमोशंस दे दिए गए। अब सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड भी इसी तरह दिया गया, और अब एसोसिएट प्रोफेसर भी सुनने में आया है कि इन्हें बना दिया गया है और इन्हें वो इंक्रीज्ड सैलरी सब कुछ मिल रही है। अब जब इन्हें ये है कि ये नोटिफिकेशन सामने आएगा तो ये महिला चुप नहीं बैठेगी। क्यों? मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मैं इस डिपार्टमेंट में हेड और डीन की चेयर पे हूं।
अगर कोई पर्सन इंक्रीज्ड सैलरीज भी ले रहा है, मैं हेड और डीन में, तो इनके एसोसिएट प्रोफेसर के इंटरव्यूज कब हुए? भाई हेड और डीन तो उसका हिस्सा है। ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस कहता है कि जब भी अपॉइंटमेंट्स होंगे हेड और डीन उसका हिस्सा है, तो मैं उस पैनल में क्यों नहीं हूं? और वो कैसे बन गए? इसके अलावा दुनिया भर के और अपॉइंटमेंट्स, जिनके लिए कितनी बार हम इस चीज की कंप्लेंट कर चुके हैं कि यहां पर सरकार ने इतने विश्वास के साथ वीसी साहब को भेजा है, इस चीज के लिए नहीं भेजा कि यहां पर इस तरह के इलीगली अपॉइंटमेंट्स किए जाएं जिसमें किसी नॉर्म को फॉलो ना किया जाए। और आज तक कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई। अब वीसी साहब के लिए मैं एक बहुत बड़ी यहाँ समस्या बन चुकी थी, और इस चीज को वो किसी ना किसी तरह कार्यान्वित करना चाहते थे। और इन कॉन्टिन्यूटी, जब उन्हें जगह जगह कहा गया कि वीसी साहब नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में गर्ल प्रमोशंस नहीं, आप जहां करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आपका परव्यू है, बट मेरे डिपार्टमेंट में नहीं। तो इस लेवल तक चीजें हुई मेरे को इस ऑफिस से निकालने के लिए। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है, पीछे वाइस चांसलर थे, बकायदा अलॉटेड है पूरा का पूरा, ये नीचे का फ्लोर और ऊपर के 4 फ्लोर्स। मुझे ये कहा गया ऑफिस खाली करिए, यहां से बाहर निकलिए, कमरे खाली करिए, जबकि इस पूरे के पूरे विंग जो कि अलॉटेड है, और इस विंग का, क्योंकि हम लोग यूजीसी के अलावा बार काउंसिल से भी गवर्न होते हैं, बीसीआई को एफिडेविट दिए गए हैं कि भाई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। उन एफिडेविट्स पे इन पर्सन मेरे सिग्नेचर हैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन नहीं, हरास करना है तो इस लेवल पे करना है कि ये यहां से ह्यूमिलिएट होकर चली जाए। और इस प्रताड़ना में वीसी साहब प्रदीप नारवाल जी और इनकी पूरी टीम, और खास तौर पर सुनील रजिस्ट्रार इंचार्ज, जिन्हें यहां बनाया गया है, जिनकी वैसे भी मैं इतनी कंप्लेंट्स कर चुकी हूं उनके व्यवहार को लेके, महिलाओं और गर्ल स्टूडेंट्स को लेकर, जिन्हें ये गरिमा नहीं है कि किस तरह का व्यवहार वर्बली करना है, उन्हें यह भी गरिमा नहीं है कि इन राइटिंग किस तरह का व्यवहार करना है। उनकी ऊपर मिनिस्ट्रीज तक मैं कंप्लेंट कर चुकी हूं, तो वो बहुत ही हताहत हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से वो पूर्ण एफर्ट्स करे कि किसी तरह ये फीमेल ह्यूमिलिएट होकर, हरास होकर इस संस्था को छोड़कर यहां से चली जाए। और सुनील फिजिक्स के हैं ये प्रोफेसर, और इस समय रजिस्ट्रार इंचार्ज हैं। गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सी बार इस तरह के इवेंट्स हुए कि जहां बच्चियां जो हैं, मैं यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन थी, चीफ वार्डन थी, बच्चियों के कुछ इश्यूज आए, और जहां पर सीधी इनके सुनील जी हैं, और मैंने इनकी कंप्लेंट्स करी कि इनका व्यवहार वहां गर्ल्स हॉस्टल का सही नहीं है। तो उसके बाद वीसी साहब को स्पेसिफिकली मैंने इनका नाम लेके बताया, तो वीसी साहब ने कहा कि इस तरह के लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है, दे शुड नॉट बी देयर। तो आई वाज सेटिस्फाइड। आप मानेंगे कि शाम को उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है। वीसी साहब को 2 ही रिक्वेस्ट की गई थी कि एक तो गर्ल्स हॉस्टल की पेरिफेरी में मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी कि कोई मेल मेरे को यहाँ पर नजर आए, ये कंप्लेंट इनकी। दूसरी ये थी कि भाई बच्चियों का समय जो है, एंट्री आवर्स आप कम करिए, 9 बजे का नहीं होना चाहिए, 8:30 बजे बच्चियां अगर आ जाएंगी तो उसके बाद कम से कम मैं ये तो देख सकते हैं कि कौन बच्ची बाहर है, कौन नहीं है, हम यहाँ कस्टडियन हैं। तो वीसी साहब ने कहा कि नहीं, ना तो इस तरह का पर्सन आगे से आपको परेशान करेगा, और हम बच्चियों का एंट्री और जो है वो कम करेंगे। लेकिन आई वॉज सो मच डिसअपॉइंटेड कि उसी दिन इनको, सुनील जी को फेलिसिटेट किया गया। मुझे पता लगा कि मैंने तो गलत कंप्लेंट करी है, वो तो वीसी साहब का राइट हैंड है, उनके हर कुकृत्यों में उनके भागीदार हैं। उन्हें फेलिसिटेट किया गया, और उसके बाद एंट्री टाइम करने की बजाय 10:30 बजे रात का कर दिया गया। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अब मुझे सहयोग नहीं करेगा, और कल को किसी बच्ची के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया मैंने चीफ वार्डनशिप से, इतनी शिद्दत से वहां उन बच्चियों के लिए कार्य करके, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट थी। ये सभी चीजें वीसी साहब ने अपनी ईगो पर लेकर गए, और उन्होंने ये ठान लिया कि इस फीमेल को मुझे जरूर ठीक करना है। जैसे ही मैं यहाँ हेड की चेयर पर आई, प्रदीप नारवाल जी, जिनको अपना लीगल हेड का चार्ज दिया, उनको इस तरह के गलत बेनिफिट्स दिए
फिक्स की जो है एक्सपीरियंस काउंट करके इतने बड़े बड़े प्रमोशंस उपहार में दिए, और उनको, और दो इन्होंने यहाँ पर पैनल में वकील रखे हुए हैं, एक तो पुनीत गुप्ता है और एक आर के मेहता जी हैं। आर के मेहता जी, पुनीत गुप्ता जी और प्रदीप नारवाल, इन्हें मेरी पर्सनल फाइल में से वो सारी इंफॉर्मेशन वीसी साहब ने बांट रखी है। इनके घरों पे पड़े होते हैं ये कागज, और वो कागज ये लोग मेरे इस्तेमाल करते हैं। वीसी साहब खुद हर तीसरे दिन मेरी पर्सनल फाइल उनकी टेबल पे होती है, पता करो इसका ये एक्सपीरियंस कैसे है, पता करिए, निकालो इसकी कमी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ वीसी साहब को कि मेरी डिग्रीज भी असली हैं, और मेरे जो है ना ब्लड में जो खून है ना वो भी फ्रीडम फाइटर्स का है। ये डिग्रीज मेरी मेहनत की हैं, खरीदी हुई नहीं है। मेरी पर्सनल फाइल की इंफॉर्मेशन इन वकीलों को दी गई, इन्हें पैनल में जगह दी गई, जबकि वीसी साहब के आने से पहले बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाईली इंटेलिजेंट वकीलों का पैनल था। विदाउट एनी रीजन पैनल बदल देते हैं और अपने चहेतों को रखते हैं। पुनीत गुप्ता जो इनके साथ मिलके मेरी पर्सनल फाइल के वो सारे कागज हाथ में लेते हैं, जिसमें प्रदीप नारवाल और पुनीत गुप्ता वीसी साहब की ली हुई सूचनाओं को इस्तेमाल करते हैं, इन सूचनाओं को आधार बनाते हैं। मेरे इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं मेरी पर्सनल फाइल से इस्तेमाल की गई, आरटीआई में भी किसी पर्सन को नहीं दी जा सकती। मैं इस चीज पे फोकस कर रही हूं, आरटीआई में भी नहीं दिए जा सकते वो कागज। तो ये संस्था और वीसी साहब तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ट्रस्टी है ना, तो एक ट्रस्टी होने के नाते किस तरह वो सूचनाएं पुनीत गुप्ता जो यूनिवर्सिटी काउंसिल है उनके हाथ में है, किस तरह वो सूचनाएं प्रदीप नारवाल के हाथ में हैं, और इन सूचनाओं को, ये मेरी राइट टू प्रिवेसी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुझे नहीं लगता किसी विश्वविद्यालय में एक जो है ना रक्षक, जो उस इंस्टीट्यूशन के जो है फ्रेटर्निटी के फादर हैं, वो इस तरह का घिनौना कार्य करते हो कि किसी महिला की पर्सनल फाइल की इंफॉर्मेशन इस तरह दी जाती हो, और सिर्फ दी नहीं जाती, उस सारी इंफॉर्मेशन को देकर मेरे अगेंस्ट एक गलत सिविल पिटीशन फाइल करवाने में सक्सेसफुल होते हैं। वो जो सूचनाएं उसमें अवेलेबल थी, उन सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर, उन्हें आधार बनाकर मेरे अगेंस्ट सिविल पिटीशन डाली जाती है। पुनीत गुप्ता यूनिवर्सिटी काउंसिल इसी चीज के लिए है। वीसी साहब, पुनीत गुप्ता और प्रदीप नारवाल तीनों हैंड इन ग्लव्स हैं। एक ही मकसद है, ये महिला जो इतना बोलती है ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए, और ऐसे ही ना जाए, ह्यूमिलिएट होकर जाए और बेइज्जत होकर ये यहाँ से जाए, ताकि जितने आज तक ये गलत अपॉइंटमेंट्स हैं, ना कोई बोलने वाला हो, ना कोई सुनने वाला हो। क्योंकि ऑब्जेक्शंस की लिमिट अब खत्म हो चुकी है वीसी साहब की, अब मैं बर्दाश्त के बाहर थी। और इन चीजों में इसलिए कि इस धरने का एक चेन है, ये इनकी सोची समझी एक हरासमेंट की कड़ी का हिस्सा है। मेरी जो पर्सनल फाइल में सूचनाएं अवेलेबल थी, उनका वो उठाकर पुनीत गुप्ता जी को दी गई, वो उठाकर प्रदीप नारवाल को दी गई, और प्रदीप नारवाल जो आज भी एलिजिबल नहीं है, मैंने आपको बताया, ना सिलेक्शन ग्रेड के, ना सीनियर स्केल के, और ना एसोसिएट प्रोफेसर के। क्यों? क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर तो बन ही नहीं सकते, उस पैनल की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है। उनको चीजें दी, मेरी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर आधार बनाकर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, माननीय हाई कोर्ट को गुमराह किया, और उससे बेस बनाकर उस पिटीशन में ये स्टे लेने में कामयाब हो गए। मजेदार बात यह है कि जिस आधार पर मेरा स्टे हुआ, उसमें इन लोगों ने माननीय हाई कोर्ट को गुमराह किया। इन्होंने कहा कि इस मैडम के जो पति हैं वो हर कमेटी का हिस्सा थे, और इसलिए मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि पुनीत गुप्ता जो यूनिवर्सिटी काउंसिल हैं, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी फाइल उनके हाथ में है, क्योंकि ये केस तो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है, और बीइंग द काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी पूरी इंफॉर्मेशन है। मैं ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सारे कागज, और गलती से, मजेदार बात ये है कि गलती से प्रदीप नारवाल जी ने मेरी जो पर्सनल फाइल के कागज थे, उनमें से गलती से ये कागज भी लगा दिए, लगा रखे हैं गलती से।
जिनमें क्लियरली लिखा हुआ है प्रोफेसर राजेश मलिक ने कि जिस दिन यहाँ एडवर्टीजमेंट हुई, ये स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू होने से पहले उस पर्सन ने अपने आप को रेक्यूज कर लिया हर एक प्रोसीजर से। जहां क्लियरली ये देखिए, ये मेल है उसी समय की जब उनके पास ये रिक्वेस्ट आई होगी कि आप इस स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बने, आप इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने। लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द अंडरसाइंड विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट एज ए मेंबर ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी एंड एज ए मेंबर ऑफ स्क्रूटनी कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फॉर द पर्सनल रीजंस। इससे बड़ा और क्या चीज थी जो पुनीत गुप्ता जी के पास फाइल में थी। लेकिन एक्स पार्टे बिना नोटिस के, क्योंकि ये स्टे हुआ, ओपन कोर्ट में पुनीत गुप्ता वहां पर चुप खड़े रहे, क्योंकि वीसी साहब की उन्हें डायरेक्शंस थी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो व्यक्ति किसी कमेटी का मेंबर नहीं था, उस आधार पर मेरे अगेंस्ट एक्स पार्टी स्टे लेने में ये कामयाब हो गए। माननीय हाई कोर्ट को इन्होंने गुमराह इस हद तक किया। और इस स्टे में क्या लिखा गया था? इस स्टे ऑर्डर में केवल मेरी तनख्वाह पर रोक लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही ये स्टे हुआ, स्टे की सर्टिफाइड कॉपी तक आने की यहां इंतजार नहीं की गई। और मुझे तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि ये एक्स पार्टी था, नोटिस नहीं हुआ था मुझे सर्व, तो मुझे तो पता ही नहीं है ना कि मेरे अगेंस्ट क्या हुआ। इतनी भी जरूरत नहीं समझी वीसी साहब ने और इनके राइट हैंड सुनील रजिस्ट्रार ने, जो हमेशा मुझे प्रताड़ित करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं। जब महिला हॉस्टल्स की बात थी और इनकी शिकायत की गई, तब से मैं इनके मोहरे पर हूं। इन्होंने जैसे ही वहां से ऑर्डर हुआ, ना तो इन्होंने खुद इंतजार करी, इन्होंने यहां किसी न्यूज़पेपर में मेरे को लेकर इस लेवल के अपशब्दों का इस्तेमाल करा, मेरे को सामाजिक तौर पर इस लेवल पे ह्यूमिलिएट करा। ये देखिए, कागज मेरे हाथ में है, उसकी प्रति तक इनके पास नहीं आई। और सुनील रजिस्ट्रार इंचार्ज ये बाइट देते हैं एक न्यूज़पेपर को, और आप ये इसकी भाषा पढ़ सकते हैं कि न्यायालय ने आरोपी प्रोफेसर के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए। जगह जगह आरोपी महिला। मैं ये पूछना चाहती हूँ रजिस्ट्रार साहब से कि कौन सा आरोप किया है मैंने? और ये एक सिविल पिटीशन है। आई एम नॉट ए मर्डरर, आई हैव नॉट डन एनी ऑफेंस। आप इस तरह की परिभाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल ही कैसे कर सकते हैं? ये एक सिविल पिटीशन में एक मियर इंटरिम ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर था। और स्टे किस चीज पे? तनख्वाह पर स्टे। और आरोपी महिला। और आप देखिए क्या लिखा है कि कमेटी में शामिल अधिकारी खुद की पत्नी को लगवाना चाहता था, इस वजह से आवेदन रद्द किया गया। जगह जगह मेरे हस्बैंड की, हमारी ये क्वालिफिकेशंस और जो नाम हमने अपने बच्चों को पढ़ाकर कमाया है आज तक का, मुझे 15 साल से ज्यादा इस प्रोफेशन में हो चुके हैं, इस तरह की खबर किसी महिला के लिए छपवाई जाती है। और इनकी नियत इस बात से स्पष्ट होती है कि जो ये स्टे ऑर्डर आया, इसमें डीपीएस पुनिया जी भी, उनके अगेंस्ट भी आया। लेकिन वीसी साहब ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि डीपीएस पुनिया जी उनका राइट हैंड है। वो ये चाहते थे कि ये झूठे आरोप लगाकर सिर्फ मेरे अगेंस्ट आ जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, कोर्ट तो वीसी साहब के हिसाब से नहीं चलेगी ना। तो उस पैनल में डीपीएस पुनिया जी भी आ गए लपेट में। इस चीज का बड़ा पछतावा है वीसी साहब को। लेकिन जब ये खबर छपवाई जाती है तो उसमें सिर्फ आरोपी महिला मोनिका मलिक होती है, उसमें डीपीएस पुनिया जी का कहीं कोई नाम नहीं है। आप ये बताइए कि क्या इससे ज्यादा प्रताड़ना? ये तो ऑफेंस है। आप किस तरह किसी व्यक्ति को ऐसे डिफेम कर सकते हैं? क्या आरोप यही है कि कमिटमेंट के साथ मैं अपनी यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हूँ इस संस्था को? उसके हैं। और ये तो स्टे है, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ ना ये केस। और ये वीसी साहब को अच्छे से पता है कि किस चीज को आधार बनाकर, तोड़ मरोड़ कर। और मैं ये वीसी साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरी राइट टू प्रिवेसी कैसे वायलेट हो जाती है? कैसे पुनीत गुप्ता के पास आती है और कैसे इस पेटिशनर के पास आती है? लेकिन इसके बाद भी वीसी साहब नहीं रुके। पहले ये अखबार में इस तरह मुझे डिफेम किया गया, आरोपी महिला। उसके बाद रजिस्ट्रार इंचार्ज सुनील किया ये प्रथम कर्तव्य था
कि इस स्टे ऑर्डर की कॉपी मुझे भेज दे। ये प्रथम कर्तव्य प्रदीप नारवाल पेटिशनर का था, वो मुझे ये कॉपी भेजते। दोनों में से किसी ने मुझे कॉपी तक नहीं भेजी। मुझे क्या पता, क्योंकि ये तो एक्स पार्टी स्टे है, मुझे नोटिस सर्व नहीं हुआ था। और बिना कॉपी पहुंचे अगले दिन आता है, नाउ यू विल नॉट बी द हेड एंड डीन। और आप भाषा देखिए, उसमें लिखते हैं कि एज पर, ये सुनील रजिस्ट्रार ने भेजा हुआ है, लिखते हैं कि एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट यू द हेड एंड डीन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हैज बीन चेंज्ड। हाई कोर्ट के ऑर्डर में कब लिखा गया है, साफ सुथरा वो ऑर्डर है, उसमें लिखा गया है कि मेरी सैलरी पर रोक लगाई गई है, वो भी बीच में पेंडेंट लाइट मैटर है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम है। और ये क्या लिखते हैं, कहाँ लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें तो सिर्फ सैलरी रोकी गई ना। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत ढंग से लिखते हैं कि एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट द हेड एंड डीन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज बीन चेंज्ड। कब लिखा हाई कोर्ट ने ऐसा? इतना ही नहीं, उससे अगले दिन मेरे इस दफ्तर को, उस दिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि 8 बजे तक मैं यहाँ कार्य कर रही थी, जो कि मेरी रोजमर्रा का ही ये था, 5 बजे तक अपनी कक्षाएं लेना और उसके बाद डिपार्टमेंटल वर्क्स की अपने पूरी करना। 8 बजे तक मैं इस ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ। अगर वीसी साहब ताले ही लगाना चाहते थे तो एक नोटिस तो सर्व कर देते मुझे कि मैडम अब आप इस ऑफिस में नहीं बैठेंगे, लेकिन नहीं, मैं 8 बजे के बाद यहाँ ताला लगाकर जाती हूँ। रात को देर रात यहां पर पूरे ऑफिस को सील किया जाता है। सील करके आप ये देख सकते हैं, ये लगा दिया गया, सक्षम अधिकारी के आदेश अनुसार इसे बंद किया गया है। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया जाता है, एक पीछे बिठा दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसा करने को कहा? कब हाई कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की जो विमेनहुड है, उसकी डिग्निटी की इस लेवल पे धज्जियां उड़ा दी जाएं? इस लेवल पे यहाँ पर मैंने कौन से, यहाँ क्या मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ, क्या मैं एक टेररिस्ट हूँ? क्या किया है ऐसा मैंने कि इस दफ्तर को इस लेवल पे सील करने की नौबत आ गई? मेरा वीसी साहब से ये सवाल है कि वो मुझे बताएं कि मेरी क्या ऐसी गलती हो गई कि मुझे प्रताड़नाओं का ये दौर खत्म ही होने में नहीं आ रहा। डिसअपॉइंट होकर मैं घर चली गई। उसके बाद लगातार उल्टी सीधी ईमेल्स भेजना और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करना जिसको और लोग भी पढ़ें, ये चलता रहा। और सारी हदें सुनील रजिस्ट्रार इंचार्ज पार कर चुके हैं। पहले इसे सील करा, उसके बाद 5 बजे इन्होंने मेरे को, सुबह 5 बजे ये अपनी ऑफिशियल मेल से मुझे कहते हैं कि एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट आप ये कमरा खाली कर दीजिए, आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। आप ये बताइए इतना प्रताड़ित कौन हो सकता है कि खुद सील करते हैं वीसी साहब, रजिस्ट्रार की डायरेक्शंस देते हैं, उनके ऑर्डर पे सारा ऑफिस सील पड़ा है। तो मैंने क्या करना है? मैं क्या खाली करूं? मुझे क्यों रिमाइंडर दे रहे हैं? सील खुद करें तो मुझे खाली क्या करना है? इसमें मेरी पर्सनल बिलोंगिंग पड़ी है। रात को 8 बजे तक महिला अध्यक्षा थी, मेरा खुद का सामान, मेरा पर्स, मेरी बिलोंगिंग्स, सारे ऑफिस के रिकॉर्ड्स, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है बिना मुझे कोई नोटिस दिए, मुझे कोर्ट का ऑर्डर थमाए बगैर अचानक ही रात को एचओडी वाली मेल ब्लॉक कर दी गई। और सुबह जब मैं आके देखती हूँ सब कुछ बंद पड़ा है। मतलब इससे ज्यादा डिसअपॉइंट शायद ही मैं कभी अपने जीवन में हुई हूँ। मुझे तो ये है कि मैं अब महिला भी हूं या नहीं, इस लेवल पे मेरी आइडेंटिटी खत्म। और उसके बाद 5 बजे सुबह रजिस्ट्रार इंचार्ज मुझे मेल करके प्रताड़ित करते हैं कि तुझे लास्ट रिमाइंडर दिया जाता है, सारा ये जो है हमें वापस दे। मैं कहां से वापस दूं? आप ये देखिए, ये लगा हुआ है बोर्ड। और सिर्फ मुझे नहीं करते, उसकी प्रति कम से कम भी 8-10 यहाँ प्राध्यापकों में सर्कुलेट करते हैं और एक प्रति एसएचओ को भी दी जाती। लेकिन आज तक एसएचओ साहब ने पूछा नहीं है कि भाई क्या मामला है, क्यों मैडम को इस लेवल पे प्रताड़ित किया जा रहा है, किस चीज का चार्ज है। आप ये देखिए, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ। और इसके बाद भी ये अभी नहीं खत्म हुई है सर, ये करा 5 बजे मुझे मेल भेजते हैं, मेरे को इस लेवल पे परेशान करते हैं। और
3 तारीख को जब इसी मैटर पर हियरिंग थी, वीसी साहब को बहुत ज्यादा खतरा था कि स्टे तो वेकेट हो ही जाएगा क्योंकि आधार ही बेसलेस है। इस भय में 2 तारीख को वीसी साहब ने और रजिस्ट्रार इंचार्ज ने ये योजना बनाई कि स्टे तो वेकेट हो जाएगा, लेकिन ये महिला इस दफ्तर में नहीं बैठनी चाहिए, इसे बाहर निकालो यहां से। 2 तारीख को जिस दिन गांधी जयंती थी, दैट इज अ गेजेटेड हॉलीडे, दैट इज अ नेशनल हॉलीडे, जब कोई यहाँ अवेलेबल नहीं होता, चुपचाप खुद की लगाई हुई सील को पीछे से खोला, ताले तोड़े और इस डीन वाले ऑफिस का सारा सामान उठाकर मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो उस दिन की बंद है, इस तरफ मुंह करते भी मेरे को एंजाइटी फील होती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं पब्लिकली ह्यूमिलिएट हो गई। मैं अपनी बच्चियों को शक्ल तक नहीं दिखा सकती, मैं मेरे स्टूडेंट से नजर नहीं मिला सकती, ऐसा क्या करा मैंने। उस खुद की करी हुई सील को 2 तारीख को, क्योंकि 3 की हियरिंग है, ये तो यहां होगी नहीं, पीछे से इसका सारा सामान निकाल लो, ताले तोड़े, हर चीज निकाल के ले गए, एक कुर्सी तक नहीं छोड़ी। मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स कहाँ है? और इस सारे में वीसी साहब और जहां तक मुझे पता लगा रजिस्ट्रार इंचार्ज सुनील, जयपाल सहायक कुल सचिव सामान्य शाखा, मुकेश एई असिस्टेंट इंजीनियर, डॉक्टर रणबीर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और एसओईटी के प्राध्यापक हैं जिन्हें एक्सियन का चार्ज दिया गया है। ये सब शामिल हैं इस कुकृत्य में, इस चोरी में, इस लेवल के मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में। सारा सामान, मेरे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, मुझे कोई नोटिस नहीं देते। अरे आप लोगों ने लेना ही था तो इतने समय से जब आपने ये कह के बंद किया हुआ था कि स्टे ऑर्डर है, तो आप अगला डेट पर सुन तो लेते कि माननीय हाईकोर्ट क्या कह रही है। जब बंदी करा था तो वो भी आने देते, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई अब तो बहुत हो चुका है और माननीय हाईकोर्ट आपकी बेसलेस चीजों पर तो नहीं आधारित है, न्याय तो होके रहेगा। तो क्यों ना 2 तारीख को इस औरत की बची हुई जो है इज्जत, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी जाए, ताकि अगर वहां से ये न्याय लेके भी आए तो ये इस कमरे में ना बैठ पाए, कहीं जाए। और उसका मैं आपको आज एक नमूना देती हूँ कि आज जब ये सारी चोरी कर चुके हैं, ये कुकृत्य कर चुके हैं, और आप मानेंगे सारा सामान निकालकर बड़ी सफाई से पीछे से फिर बंद कर दिया, और आज भी आगे की सील नहीं छेड़ी गई। आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लगी है कि इस औरत को शक तक ना हो, लेकिन कुछ बेचारे जो थे क्लास 4 या कुछ और लोग, उन्होंने बता दिया, उन्हें बुरी तरह धमकाया गया, उन्हें यह कहा गया कि अपने फोन बंद कर लो। बुला बुला के पूछा क्या देखा तुमने, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं देखा। जिन लोगों को 7-7 हजार रुपए पे यहाँ रख रखा है, उन बेचारों को, वो उन क्लास 4 को इस्तेमाल किया। इस लेवल का मुझे नहीं लगता सर कि किसी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने इस लेवल पे धज्जियां उड़ाई होंगी किसी फीमेल की डिग्निटी की। विमेनहुड पे ऐसा तमाचा तो शायद ही किसी ने मारा होगा। और आप देखिए, उसके बाद मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, आज 3रा दिन है, और पिछले 2 साल से लगातार मैंने शायद ही किसी भी हायर अथॉरिटीज छोड़ी हो, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और ना ही पुलिस महकमे पे, आला अधिकारियों से लेकर हर किसी को ये वर्क प्लेस पे हरासमेंट को लेकर मैंने इनकी, और मानसिक शोषण, और जिस लेवल पे ये गलत प्रमोशंस कर चुके हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, और जो मेरा शोषण कर रहे हैं, मैंने यहाँ पुलिस के आला अधिकारियों को पिछले 2 साल से कंप्लेंट की है। लेकिन मेरे ये सुनने में आया है, सभी कहते हैं कि मैडम जाइए यहाँ से छोड़ के, किसी दिन मारी जाओगी। ये बहुत ऊंची पहुंच के आदमी हैं, बहुत ऊंची पहुंच के हैं। और आप मानेंगे कि किसी मैटर पे आज तक पुलिस महकमे ने मिनिमम जो है ना प्रोसीजर तक इनिशिएट नहीं किया है, पल्ला झाड़ लेते हैं कहकर जी ये तो सर्विस मैटर है। मैं ये सभी से पूछना चाहती हूँ, या पुलिस प्रशासन से भी, और वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, कि महिला की डिग्निटी, मेरी मोडेसिटी कब से सर्विस मैटर हो गई? क्या महिला की मोडेसिटी एक सर्विस मैटर है? तो फिर ये पोश एक्ट को फाड़ के फेंक देना चाहिए, जो विशाखा केस के इतने सालों बाद यहाँ पे आया, जो ये इंश्योर करता है कि महिला की डिग्निटी हमारा ध्येय है। फिर ये जो संविधान में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को उस दिन कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये स्टे ऑर्डर वेकेट होने के बाद भी संविधान में मैं मेरे बच्चों को रूल ऑफ लॉ पढ़ा पाऊंगी। इतना बड़ा गैप है कि क्या हमारे संविधानकर्ताओं ने हमें दिया, और किस लेवल का उन लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और क्या ये पोश एक्ट का यही है?
पोश एक्ट का इस तरह सरेआम नीलाम किया जा रहा है। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि जहां तक हो सके मेरे इन बाइट्स को, और जो मैंने कहा इसमें अगर आधा % भी बात झूठ लगे ना तो आप मेरे सारी बाइट को झूठ मान लें, और वीसी साहब की गई आधी बात भी अगर आपको सच लगे तो उस पूरी को आप सच मान लें। लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इस इतने बड़े मैटर में, जहां 5 बजे मुझे मेल होती हैं, प्रताड़ित करते हैं, खुद बंद करते हैं, खुद धमकी देते हैं, सर्कुलेट सरेआम करते हैं, मेरी डिफेमेशन करते हैं, नीलामी करते हैं, मेरा सामान तक चुरा लेते हैं, और आज तक किसी तरह का सेटिस्फैक्टरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ अपने फ्रीडम फाइटर पेरेंट्स की बेटी हूँ। कल शायद करवा चौथ का व्रत भी है, लेकिन वो सबसे बड़ा व्रत इस देश के प्रति मेरा कमिटमेंट है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं यहाँ से तभी हिलूंगी जब तक वीसी साहब, टंकेश्वर कुमार, सुनील रजिस्ट्रार इंचार्ज और इनकी वो सारी टीम जो इन कुकृत्यों में शामिल थी, यहाँ से सामान उठता है। और आप जानते हैं कि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैडम का सामान नहीं छेड़ा है, हमने तो वीसी ऑफिस का। आप देखिए कि ये वीसी ऑफिस है। जब मैं इतने साल से यहाँ बैठी हूँ तो वीसी साहब का ऑफिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है, डीन का ऑफिस कैसे वीसी साहब का हो सकता है? और पूरी की पूरी बिल्डिंग जब पीछे वाइस चांसलर अलॉट करके गए हैं, बीसीआई को मैंने एफिडेविट दिया गया है, 3 यहाँ डिग्री कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो ये वीसी साहब का कब हो गया? मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स कैसे हो गई? जस्टिस साहब आए थे, वो यहाँ पर चाय पी कर गए हैं, यहाँ दुनिया भर के प्रोग्राम्स हुए, ये कब हो गया? आईजी साहब को भी रेस्ट रूम के लिए जगह दी गई थी, ये वीसी साहब का ऑफिस कब से हो गया? तो मैं इस धरने पर अपने आखिरी सांस तक बैठूंगी। ये मेरी लड़ाई जो है एक एवरेज महिला की लड़ाई है, ये सिर्फ मोनिका मलिक की नहीं है। अगर इस तरह डिग्निटी उछल जाएगी एक महिला अध्यक्षा जो रही हो, कानून की अध्यापिका की, तो मैं क्या अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी और क्या इन्हें सोशल इंजीनियरिंग कराऊंगी? मैंने मेरे हस्बैंड को भी कहा है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वहां से जो फैसला आए, जो प्रमोशन हो पोस्ट मसली, वो मुझे जरूर दिया जाए। एक बेंचमार्क जरूर इन यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए वाइस चांसलर्स को कि ये जो चेयर है, ये चेयर डिस्क्रिशन और मिसयूज ऑफ पावर में डिफरेंस को समझना जरूरी है। वीसी साहब शायद ये भूल गए हैं कि जिस जगह उन्हें बिठाया गया है ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये कोई उनकी पर्सनल जगह नहीं है, ना ही ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, जो शक्तियां उन्हें दी गई हैं उनकी कुछ गरिमा है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि डिस्क्रिशन और मिसयूज ऑफ पावर में बहुत फर्क होता है। मैं भी स्टैट्यूटरी पोस्ट पे रही, वीसी साहब भी स्टैट्यूटरी पोस्ट पे है, वो इस बात को समझें कि डिस्क्रिशन और मिसयूज ऑफ पावर में फर्क है। और उस मिसयूज ऑफ द पावर में अगर डिग्निटी इस तरह महिला की उछाली जाती है तो क्या हम उस महिला को सुरक्षा प्रदान करेंगे कि जो पढ़ी लिखी नहीं है? इतने सालों की फिर मेरी पढ़ाई का क्या है? मैं यहीं बैठूंगी और जीवन के आखिरी मोमेंट तक अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, मैं इस धरना स्थल को नहीं छोड़ूंगी। और मेरी डेड बॉडी यहाँ से बेशक चली जाए, लेकिन जब तक सुनील रजिस्ट्रार, जिन्होंने इस लेवल के कुकृत्य करे हैं, प्रताड़नाएं तो खत्म ही नहीं हो रही ना, और वीसी साहब और इनकी वो टीम, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक इनके अगेंस्ट एक सेटिस्फैक्टरी कार्रवाई नहीं हो जाती। ऐसा है, मेरा नाम चंद्रदीप बरगढ़ एडवोकेट है और मैं महेंद्रगढ़ बार में प्रैक्टिस करता हूँ, बार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी विधि विभाग का छात्र रहा हूँ और मुझे पता लगा कि विभाग में मैडम मोनिका मलिक जी धरने पर बैठी हुई है, तो मैं डिपार्टमेंट पहुंचा और मुझे आने पर पता लगा कि मैडम के खिलाफ़ एक सिविल पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें एक स्टे का ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें उनका तनख्वाह पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा उस ऑर्डर को मैंने खुद भी पढ़ा और उस ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ तनख्वाह रोक के अलावा किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। उसके पश्चात मोनिका मलिक मैडम का जो ऑफिस था हेड ऑफ डीन का, उसको डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया जाता है। उसके बाद में वो सील रहता है और पीछे आप देखेंगे जैसे कि लगाया हुआ सक्षम अधिकारी का आदेश अनुसार ये सील किया गया है, जिसके पश्चात डॉक्टर मोनिका मलिक मैडम ने भी इस ऑफिस को खोलने की चेष्टा नहीं की और ना ही यूनिवर्सिटी ने की।
लेकिन जैसे ही सिविल पिटीशन की जो आगामी तारीख थी, जब वो नज़दीक आई और ऐसा कुछ महसूस हुआ कि इससे स्टे वैकेंट हो सकती है, तो उसी दौरान जो 2 तारीख का वाक़या बताया जा रहा है कि 2 तारीख को हमारी छुट्टी थी, गांधी जयंती थी और नेशनल हॉलीडे था। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पूरा दल और बल के साथ मुख्य द्वार जो इन्होंने सील किया, उसको ना खोलते हुए पिछले द्वार से सारा सामान ऑफिस का, जिसमें कि मैडम का निजी सामान भी ऑफिस में रखा हुआ था, और सारा सामान निकाल कर ले जाते हैं, जिसकी ना तो सूचना मैडम को दी जाती है, ना ही उस सामान को कहाँ ले जाया गया है, क्या है, उसकी भी कोई सूचना नहीं दी जाती। इस प्रकार से विधि विभाग के ऑफिस में गैर कानूनी तरीके से सामान को निकालना और गैर कानूनी तरीके से किसी विधि विभाग के प्रोफेसर्स के साथ इस तरह के कार्य करना, ये कानून के मुंह पर थप्पड़ है। इस तरह के कार्य, गैर कानूनी कार्य कम से कम यूनिवर्सिटी प्रशासन को विधि विभाग के प्रोफेसर्स के साथ तो नहीं करना चाहिए। अगर विधि विभाग के प्रोफेसर्स के साथ ऐसा होगा तो क्या विधि विभाग के स्टूडेंट्स इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए भविष्य में कार्य कर पाएंगे? इसलिए बड़ा बेहद शर्मनाक बात है कि विधि विभाग के विधि विभाग के प्रोफेसर्स के साथ गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं। उनको उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेडी प्रोफेसर हमारी मैडम मोनिका मलिक जी को धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है। और मैं इसी के साथ वीसी सर से भी कहना चाहूँगा, इस तरह के गैर कानूनी कार्य रुकवाकर यूनिवर्सिटी को शिक्षा के मार्ग पर ले जाना चाहिए।